नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में रिकॉर्ड 8वीं बार नीतीश ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम। नीतीश ने इशारों में साधा मोदी पर निशाना। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वह न। नीतीश की बगावत को बीजेपी ने बताया धोखा। राज्य में धरने पर बैठी पूरे बिहार में बीजेपी ने आज मनाया विश्वघात दिवस। कहा जनादेश के साथ किया धोखा। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार। मेटल स्टॉक्स में खरीदारी। आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी स्टॉक्स पर दबाव। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरकर और निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद। हवाई सफर करना हुआ महंगा। फ्लाइट में सीटें खाली लेकिन किराया दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ में कई जगहों पर बढ़ाई मुसीबत। महाराष्ट्र में हालात खराब। बाजार में छाई राखी की रौनक। योगी और मोदी को राखी हुई आउट ऑफ स्टॉक। तिरंगा राखी भी डिमांड में। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल है। नीतीश सरकार को एक निर्दलीय का भी समर्थन मिला। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में हम रहें या ना रहें, 2014 वाले नहीं रहेंगे। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वह न। वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। और नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के सीएम वो पहली बार 3 मार्च 2000 को बने थे, लेकिन बहुमत ना जुटा पाने की वजह से 7 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार में 2005 में भाजपा के समर्थन में नीतीश मुख्यमंत्री बने। फिर 2010, फरवरी 2015, फिर बाद में नवंबर 2015 में महागठबंधन के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इसके बाद जुलाई 2017 में महागठबंधन को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ वापसी करके सीएम बने। इसके बाद 2020 में नवंबर में बिहार चुनाव के बाद बीजेपी गठबंधन के सीएम बने और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और 8वीं बार सीएम बने हैं। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को बीजेपी नीतीश कुमार का धोखा करार दे रही है। इसी के विरोध में बीजेपी पटना स्थित कार्यालय में नई सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे हैं। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए और नई सरकार के गठन को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। बीजेपी ने कल यानी 11 अगस्त को जिला और ब्लॉक लेवल पर भी धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विश्वासघात है, जनता नीतीश कुमार को जवाब जरूर देगी। 2005 में नेता किसने बनाया भाजपा ने इसी बिल्डिंग में। उनकी पार्टी में लोग उनके नाम पर सहज नहीं थे। रेल मंत्री अटल जी ने बनाया, कृषि मंत्री बनाया, 20 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो ये सब भूल गए। इसलिए विश्वासघात आप लोग इस विश्वासघात प्रदेश की जनता के जनादेश का। और टीकार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के यू टर्न पर सवाल किया। उन्होंने कहा है कि इससे सीएम नीतीश कुमार की साख पर उठेगा सवाल। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई बैठक नहीं हुई है।
टर्न करेंगे तो साख पर टेम्पररी बातें तो उठती ही हैं। कुछ लोगों को ये राजनीतिक इमोरलिटी भी इसमें लगती है, लेकिन जनता के हिसाब से ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, सो लॉन्ग यू डिलीवर ऑन व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग। और नीतीश कुमार का क्या है गेम प्लान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अगले 25 साल में भारतीय इकोनॉमी डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर सकती है, कहना है नाफबिड के चेयरमैन केवी कामत का। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हमसे खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि डिजिटल स्टार्टअप इकोनॉमी ग्रोथ के नए इंजन होंगे। मेरे हिसाब से आगे 25 साल का हमको रनवे है, so much to do in infrastructure, so much to scale up in manufacturing. We are well advanced, but in infrastructure we have so much to do. We can improve agriculture, we can improve our water. So इसमें ही इन्वेस्ट किया तो I think we will grow at near double digits for the next 25 years. But not only that, the momentum that has been there, particularly with the new posts, the new digital startups, that becomes an added area for economic growth. मेरे हिसाब से that part should contribute to around 20-25% of our economic pie, as it were, going forward. मेरे हिसाब से 10% growth is feasible, and if you grow at 10%, you will double every 7.2 years. Over the next 25 years, you are talking of a 25 trillion economy. और वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरकर 58,817 पर और निफ्टी 10 पॉइंट चढ़कर 17,535 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल स्टॉक्स में रही, वहीं फार्मा ऑटो स्टॉक्स में हल्की तेजी देखने को मिली। क्या रही आज मार्केट की तमाम डिटेल्स बताने के लिए यतिन मौजूद हैं। तो यतिन, पहले तो की हाईलाइट्स बताइए। एक रेंज बाउंड सेशन, बट कहां था सबसे ज्यादा एक्शन? बिल्कुल, जो अमेरिका में महंगाई दर यानी सीपीआई डेटा आने वाला है, उसके पहले मार्केट में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड एक्शन रहा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में भी यही ट्रेंड था। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा शाइन था। हिंडाल्को नतीजों के बाद लगभग 5% उछला। इसके अलावा कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिली। फ्लिप साइड पे अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत आईटी और पीएसयू बैंक्स में आपको बिकवाली का माहौल रहा। और अगर हम ब्रॉडली बात करें दूसरे स्टॉक्स की, तो यहाँ पीएसयू स्टॉक्स में खास करके डिफेंस स्टॉक्स में आपको खरीदारी के ट्रेंड दिखे। ब्रॉडली आज बाजार में फ्लैट टू वीक ही ट्रेंड रहा। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखें तो 8:11 था, यानी 8 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 11 गिरने वाले शेयर। ठीक है, और अगर सेक्टर्स और स्टॉक्स देखें तो क्या रुझान था आज के सेशन में? तो देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो अच्छे नतीजों के बाद हिंडाल्को में आपको अच्छा अपटिक दिखाई दिया। लगभग 4.5% ऊपर वो स्टॉक बंद आता हुआ नजर आया। यूपीएल, कोल इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में भी आपको 2 से 2.5% की तेजी दिखी। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल नतीजों के पहले काफी मजबूती आपको वायदे बाजार में भी दिखा रहा था। लूजिंग एंड पे बजाज फाइनेंस में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली रीसेंट रनअप के बाद। इसके अलावा ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में 1 से 1.5% तक की मुनाफा वसूली आपको आती हुई नजर आई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो टाटा केमिकल्स अच्छे नतीजों के बाद 12% ऊपर, अच्छे वॉल्यूम्स भी यहां देखने को मिले। आईजीएल, पॉलीकैब और निपॉन लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी का माहौल रहा। लूजिंग एंड पे डिलीवरी कमजोर नतीजों के बाद आपको 6% नीचे आता हुआ दिखाई दिया। ऑयल इंडिया, एमआरएफ और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। ब्रॉडली अगर हम बात करें एफएनओ मार्केट की तो सिटी यूनियन बैंक, आईजीएल जैसे स्टॉक्स में आपको अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया। 8-8.5% का गेन आपको सिटी यूनियन बैंक में और लगभग 6% का गेन आपको आईजीएल के स्टॉक में नजर आया। शुक्रिया आपका यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज एक रेंज बाउंड सेशन, सेलेक्टिव पॉकेट्स जहां पर खरीदारी देखने को मिली, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर प्रेशर था आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर की। अगले 2 से 3 साल में भारत को विदेशों से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं और इसके लिए रोड मैप बता सकते हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या है फर्टिलाइजर्स पर आपके पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स? देश में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर सरकार एक बड़े कदम का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से
फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने का ऐलान कर सकते हैं और ये टारगेट 2025 तक रखा जा सकता है। इसके तहत देश में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को बढ़ाने, साथ ही साथ जो कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए जो मौजूदा फ्लाइंग स्क्वाड है उसको और स्ट्रेंथन करने और साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जो जैविक फर्टिलाइजर होता है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बातचीत हो सकती है। इसके तहत जो मौजूदा यूरिया प्रोडक्शन है, करीब देश में जो 5 लाख मीट्रिक टन का हर मंथ का प्रोडक्शन होता है, इसको 7 लाख टन करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। इसके अलावा जो जैविक खेती है इसके लिए मिशन मोड में काम किया जा सकता है। फिलहाल अभी 20 लाख मीट्रिक टन ही जैविक फर्टिलाइजर के जरिए खेती होती है और इसके अलावा जो कालाबाजारी रोकना है, खासतौर से इसमें जो बहुत सारा यूनियन नीम कोटिंग यूरिया को भी क्रॉकरी और वार्निश जैसे सेक्टर में डाइवर्ट किया जाता है, उस लीकेज को रोकने के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड है, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड, उसको और स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया जा सकता है। तो ये तमाम ऐलान इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से 15 अगस्त कुलाल किले के प्राचीर से फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर आत्मनिर्भर बनने पर 2025 तक का टारगेट रखा जा सकता है। शुक्रिया आपका आलोक, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कुछ डिसीजंस लिए सकते हैं 15 अगस्त को। और एक और खबर आपको बता दें, अगर त्योहारों से पहले अपने घर जाने की सोच तो हवाई किराए आपका जोश ठंडा कर सकते हैं। लगभग सभी रूट्स पर किराए 50 से 100% तक बढ़ चुके हैं और ये तब है जब लगभग हर 5वीं सीट खाली जा रही है। यानी कि इस बढ़ोतरी के पीछे डिमांड में बढ़ोतरी मुख्य कारण नहीं है। रोहन से जुड़ते हैं। तो रोहन बताइए, एयर फेयर बढ़ने की क्या किराया बढ़ रहा है, क्या है डिटेल्स? जी, एयरफेयर से जुड़ी पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि इस वक्त सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले नागरिक विमानन ने जो हवाई किरायों पर लगी सीमा है, जैसे फेयर कैपिंग कहते हैं, उसको पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। 31 अगस्त से जो है ये नियम लागू होगा और इसमें कोरोना के तुरंत बाद जब हवाई यातायात दोबारा से शुरू हुआ था उसके बाद सरकार ने फेयर कैपिंग की थी और जो इसका मकसद था यही था कि एक तरफ तो जो एयरलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा किराए या बहुत कम किराए भी ना हो पाए, ये दोनों ही, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तरह की जो फेयर थे उस पर एक तरह की सीमा लगाई गई थी, उसको अब पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। यानी कि एयरलाइन जो है वो डीप डिस्काउंट दे सकेंगी लेकिन साथ ही किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकेंगी। ये अब एयरलाइंस के हाथ में कर दिया गया है और दूसरा पैसेंजर्स पे बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े, ये एक मकसद था। तो अब इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। कई सारी एयरलाइंस थी जो इसको काफ़ी समय से हटाने की मांग कर रही थी। खासतौर पर जो एयरलाइंस का जो दलील थी वो ये थी कि चूंकि ATF जो प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से उनको जो है किराए वो बढ़ाने की मांग कर रही थी। तो ये अभी सरकार ने फैसला किया है कि वो जो है 31 अगस्त के बाद से किसी भी तरह की सीमा तय नहीं की जाएगी। और जो सवाल आपने पूछा है, इस वक्त त्यौहार आने वाले हैं और त्योहारों से ठीक पहले अगर आप देखें लगभग सभी रूट्स पर जो किराए हैं औसत के मुकाबले 50 से 100% तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब आज का जो फैसला है उसका क्या असर होगा ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, अगर आप दिल्ली मुंबई में जाते हैं आमतौर पर 5,000 में आपको टिकट मिलता था, लेकिन इस वक्त 9,000 आपको देने पड़ रहे हैं। कोच्चि जाना चाहते हैं दिल्ली से तो आपको 11,500 देने पड़ेंगे, जो कि आपको 8,000 में जो टिकट मिल रहे हैं। गोवा के लिए तो सबसे ज्यादा डिमांड है, 11,000 की आपको टिकट इस वक्त मिल रही है, 5,000 जो आमतौर पर मिलती है। मुंबई से अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं वो भी लगभग 10,500 से 11,000 के लगभग आपको मिल रहे हैं। और ये तब है जबकि पैसेंजर लोड फैक्टर एयरलाइंस का लगभग 80%, यानी कि हर जो 5वीं सीट है वो खाली जा रही है। अगर इंडिगो की बात करें 78% है आज का पैसेंजर लोड फैक्टर, एयर इंडिया का 75% है, स्पाइसजेट का 81% है। तो सीटें खाली जा रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो एयरलाइंस काफ़ी ज़्यादा किराए बढ़ा रही हैं। और आज का जो फैसला आया है इसके बाद उन्हें एक तरह से और छूट मिल जाएगी, वो क्योंकि वो कीमत कितनी बढ़ा सकेगी। हालांकि डीप डिस्काउंट भी होंगे कुछ सेक्टर्स में, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो किरायों में, हवाई किरायों में 50 से 100% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, डिस्पाइट उतनी डिमांड नहीं है। कोरोना महामारी के कारण लगातार 2 साल रक्षाबंधन का त्योहार फीका रहा, लेकिन इस बार पूरे भारत में धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार राखी के दाम में 30% का इजाफा हुआ है और प्रमुख कारण है GST। क्या राखी के दाम बढ़ने से बहनों ने कम राखी खरीदी है और पूरे भारत में इस साल कितना बड़ा राखी का कारोबार हो रहा है वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। देश के ज्यादातर हिस्सों में कल यानी कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और बाजारों में किस तरह की रौनक है
ये दिखाने के लिए मैं आ गई हूँ दिल्ली के करोल बाग की मेन मार्केट में और आप देख सकते हो यहाँ पर जो ज़्यादातर भीड़ दिखाई दे रही है वो राखी की दुकान पर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि राखी के बिना रक्षाबंधन का त्यौहार अधूरा है और जो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं वो अपने भाइयों के लिए खूबसूरत राखियाँ यहाँ पर खरीदती हुई नजर आ रही हैं। मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम राखियों की वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 रुपए का इस धागे से लेकर 100 से 150 रुपए की जो कुंदन राखी है वो मिल जाएगी। चूंकि 2 साल बाद पूरी तरह से बाजार खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो कोविड की वजह से कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थी तो जमकर खरीदारी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस साल की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है। कितनी डिमांड है इस पर हम बात करते हैं। जो यहाँ पर राखी सेल कर रहे हैं उन्हीं से ही। भैया आप बताएं कि इस बार लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, राखी की डिमांड कितनी? काफी जम के कर रहे हैं जी, लोग खरीदारी काफी जम के कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद में कोविड का ये खुला है बाजार, इस वजह से। अच्छा, कौन सी राखी है जो सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त मोदी और योगी, इन दो की राखी सबसे ज्यादा बिकी है और बाजार में आते ही सबसे पहले ये खत्म हो गई है। ओके, तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मोदी और योगी की जो राखी है उसकी काफी अच्छी डिमांड थी और जैसे ही बाजार में आई पूरी तरह से बाजार से वो गायब भी हो गई है। अभी तक फिलहाल उसका नया स्टॉक नहीं आया है। आप देख सकते हैं लाइन से ही यहाँ पर राखी की दुकानें हैं और अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। खासतौर पर महिलाएं इन दुकानों पर आ रही हैं और अपने भाई की कलाई के लिए खूबसूरत राखियाँ खरीद रही हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।